डियर स्टूडेंट्स, आज मैं द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का पार्ट थर्ड का वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। इसके पहले मैं द एज ऑफ रेवोल्यूशन पढ़ा रहा था, जिसका 2 पॉइंट मैंने पढ़ाया था। पहला था जुलाई रेवोल्यूशन और दूसरा था ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस। अब हम तीसरा पॉइंट पढ़ा रहे हैं, हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। Europe economic situation was not good around 1830। यूरोप की जो आर्थिक हालत थी, सिचुएशन थी 1830 के आसपास अच्छी नहीं थी, खराब हो चुकी थी। क्योंकि जनसंख्या बढ़ती जा रही थी और जनसंख्या के हिसाब से रोजगार नहीं मिल रहे थे, लोगों को बेरोजगारी बढ़ी हुई थी। जो रूरल पॉपुलेशन स्टार्ट माइग्रेटिंग टू सिटीज टू लिव। अब ग्रामीण जनसंख्या जो थी रोजगार की खोज में गांवों से शहरों की तरफ पलायन करने लगी थी, शहरों में जाकर लोग बसने लगे थे। स्मॉल प्रोड्यूसर्स इन टाउन्स फेस टफ कॉम्पिटिशंस फ्रॉम इम्पोर्ट ऑफ मशीन गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड। छोटे छोटे जो उत्पादन करता थे वे उनको बहुत ही कठिन प्रतियोगिता का सामना करना पड़ रहा था, जो कि इंग्लैंड के बड़े बड़े उद्योग धंधों में बने हुए सामानों से प्रतियोगिता करनी पड़ रही थी। राइज इन फूड प्राइस और बैड हार्वेस्ट लेड टू पॉवर्टी इन टाउन्स एंड कंट्री। और इसी के साथ साथ क्या हुआ यूरोप में कि लगातार दर साल लगातार खराब फसलें होती जा रही थी, जिसके कारण फूड जो ग्रेन्स थे उनका मूल्य बढ़ता जा रहा था और शहरों और देहातों में गरीबी बढ़ती जा रही थी, लोग निर्धन होते जा रहे थे। इसके बाद अब इस दयनीय स्थिति का फायदा कुछ लोग उठा रहे थे। उसी में एक हम पढ़ेंगे, हम लोग यहाँ पर पिजेंट रिवोल्ट हुआ था सिलेसिया नामक ग्राम में, जो बुनकरों ने किया था अपने कॉन्ट्रैक्टर के विरुद्ध में। हम लोग तो पढ़ते हैं, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पिजेंट अपराइजिंग सिलेसिया इन 1845। 1845 में सिलेसिया में किसानों का विद्रोह हुआ था। अब ये कॉन्ट्रैक्टर जो थे वीवर्स रिवोल्टेड अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर फॉर देयर रिड्यूस्ड पेमेंट। अब बुनकर जो थे अपने कॉन्ट्रैक्टर के विरुद्ध में विद्रोह किए थे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर जो थे उनका पेमेंट बहुत ही कम दिया करते थे, मजदूरी कम देते थे, उनका जो उत्पादन होता था उसका मूल्य कम दिया करते थे। अब यहाँ पर इस विद्रोह का जिक्र एक जर्नलिस्ट पत्रकार ने किया है, जिनका नाम था विल्हेम। और विल्हेम के अनुसार सिलेसिया जो पिजेंट विद्रोह हुआ था उसका हम लोग देखते हैं। इन सिलेसियन विलेज पॉपुलेशन वाज 18,000। कॉटन वीविंग वाज ऑक्यूपेशन। सिलेसिया के जो गांव था उसकी जो संख्या 18,000 के लगभग थी और अधिकांश जो लोग थे कॉटन वीविंग से जुड़े हुए थे। उनका ऑक्यूपेशन सूती कपड़ा बुनना था। कॉन्ट्रैक्टर टुक एडवांटेज ऑफ मिजरेबल कंडीशन ऑफ वर्कर्स बाय रिड्यूसिंग गुड प्राइस। अब कॉन्ट्रैक्टर जो थे और बुनकरों की जो दयनीय दशा थी उसका वे लोग फायदा उठाए और उनका गुड्स जो प्राइस था, जो सामान उत्पादन करते थे या कॉटन उत्पादन करते थे, उसका मूल्य कम देने लगे। अब इतना ज्यादा स्थिति खराब होने लगी कि जो वीवर्स थे वो विद्रोह पर उतारू हो गए। तो 4 जून को 2 बजे दिन में बुनकरों का जो भीड़ था, ग्रुप था, वो कॉन्ट्रैक्टर के जो कोठी था, जहाँ घर जिसको कहते हैं, वहां पर लोग धावा बोल दिए और वे जाकर के हायर वेजेस का डिमांड करने लगे कि हमको मजदूरी कम मिल रहा है, ज्यादा मिलना चाहिए। अब ग्रुप ऑफ वीवर्स डिस्ट्रॉयड मेनी प्रीशियस थिंग्स। अब ये बुनकरों का जो ग्रुप था उस कॉन्ट्रैक्टर के घर में घुस गया और
बहुत सारी बहुमूल्य जो वस्तुएं थी, जैसे सोफा हो गया, खिड़की का कांच हो गया, पोर्सिलीन हो गया, ये और बहुत सारी सजावट की जो चीजें होती है उसको उसने उन लोगों ने तोड़ दिया। इसके बाद गोदाम में रखे हुए जो कपड़ा थे, कपड़ा को भी उन्होंने उसको भी तोड़ दिया और तोड़ करके कपड़ा को फाड़ दिया, कुछ चुरा करके ले गए, ये सब किया गया। अब इससे पैनिक होकर के वो कॉन्ट्रैक्टर जो था दूसरे गांव भाग गया। लेकिन उन कॉन्ट्रैक्टरों की जो छवि थी इतनी खराब हो चुकी थी, खराब बन चुकी थी बुनकरों में के लोगों में, आसपास के गांव में, कि कोई भी उनको आश्रय देने के लिए तैयार नहीं हुआ। तब हाथ थाक करके वह जो कॉन्ट्रैक्टर था वो आर्मी के पास चला गया और 24 घंटे के बाद जब लौटता है तो आर्मी साथ में आती है और बुनकरों और आर्मी मैन के बीच झड़प होती है, उसमें फायरिंग होती है और फायरिंग में 11 बुनकर मारे जाते हैं। ये है सिलेसिया पिजेन अपराइजिंग जिसको कहते हैं, इसको याद रखिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे रिवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स, माने उदारवादियों की क्रांति। दिस रेवोल्यूशन वाज लेड बाय एजुकेटेड मिडिल क्लासेस। ये उदारवादी जो आंदोलन हुए थे उसका नेतृत्व मिडिल वर्ग के लोगों के द्वारा हुआ था, लोगों ने किया था। लिबरल मिडिल क्लासेस डिमांडेड फॉर जस्टिस विथ ए नेशन स्टेट, ए कॉन्स्टिट्यूशन एंड फ्रीडम ऑफ द प्रेस एंड एसोसिएशन। ये लिबरल मिडिल क्लासेस जो था वो न्याय की मांग करता था, एक संविधान, एक देश का निर्माण की बात करता था कि एक देश का निर्माण हो, उस देश में एक संविधान हो जिसके अनुसार शासन हो, और प्रेस और जो संघ बनाने की आजादी होती है उसकी आजादी की मांग कर रहा था। अब हम लोग पढ़ेंगे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जर्मनी में हुआ था 1848 में। 1848 में जर्मनी में हुआ था। पॉलिटिकल एसोसिएशंस ऑफ मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन, प्रॉस्परस आर्टिजन्स केम टुगेदर इन फ्रैंकफर्ट एंड डिसाइडेड टू वोट फॉर एन ऑल जर्मन नेशनल असेंबली। अब क्या हुआ कि 1848 में जर्मनी में फ्रैंकफर्ट में मिडिल क्लास के जो लोग थे, बिजनेसमैन थे, प्रोफेशनल्स थे और धनी आर्टिजन्स थे, वे फ्रैंकफर्ट में इकट्ठा हुए और ऑल जर्मन नेशनल असेंबली के लिए वोट देने का निर्णय किए। ये पार्टी का नाम है ऑल जर्मन नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली जर्मनी के लिए नेशनल असेंबली के चुनाव था, उसमें भाग लिए कि उसी को वोट दिया जाए। ऑन 18 मई 1848 831 elected representatives went to Frankfurt Parliament in St. Paul Church। 18 मई 1848 को 831 चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव फ्रैंकफर्ट के पार्लियामेंट में गए, जो फ्रैंकफर्ट का संत पॉल चर्च में हो रहा था। दे ड्राफ्टेड ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर जर्मनी हेडेड बाय मोनार्क। वे क्या किए, जर्मनी के लिए एक संविधान का ड्राफ्ट किए जो कि राजा के द्वारा हेडेड था। मतलब राजा के द्वारा चलाए जाने वाला एक संविधान लिखा गया। संविधान में राजा की शक्तियों को कम किया गया, सीमित किया गया। वुमेन आर नॉट अलाउड टू वोट बट दे वर ओनली अलाउड टू ऑब्जर्व व्हाट हैपनिंग इन फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बाय स्टैंडिंग इन विजिटर्स गैलरी। महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया था, लेकिन महिलाओं को वो केवल फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में जो हो रहा था उसको देखने की अनुमति दी गई थी कि विजिटर गैलरी में खड़ा होकर के महिलाएं इस पार्लियामेंट में जो भी कार्यवाही हो रही है उसको देख सकती हैं, इतना अनुमति था, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया था। वुमेन्स पॉलिटिकल राइट्स वाज कॉन्ट्रोवर्शियल। उस समय महिलाओं का जो पॉलिटिकल राइट्स था, राजनीतिक अधिकार, वो नहीं दिया गया था, विवादास्पद था, नहीं कोई दिया गया था। कोई कह रहा था कि देना चाहिए, कोई कहता नहीं देना चाहिए। वुमेन्स फॉर्म्ड देयर पॉलिटिकल एसोसिएशंस, फाउंडेड न्यूज़पेपर्स एंड पार्टिसिपेटेड इन पॉलिटिकल मीटिंग्स एंड डेमोन्स्ट्रेशन।
महिलाएं क्या की, अपना पॉलिटिकल सॉन्ग बनाई, अपना न्यूज़पेपर अखबार निकाली, और जो पॉलिटिकल मीटिंग्स हो रहे थे, राजनीतिक मीटिंग, उसमें भाग ली, प्रदर्शन हुए उसमें भाग ली। ये सब महिलाएं अपना पॉलिटिकल राइट्स को पाने के लिए कर रही थी। फ्रेडरिक विलियम फोर्थ, किंग ऑफ प्रूसिया, रिजेक्टेड द क्राउन ऑफर एंड ज्वाइन मोनार्क्स टू अपोज इलेक्टेड असेंबली। अब एक प्रूसिया के राजा जो था फ्रेडरिक विलियम फोर्थ, उसको राजा बनने का ऑफर दिया गया कि आप ही राजा रहिए, संविधान जो हम लोग बनाए उसी का शासन कीजिए। लेकिन राजाओं का एक वर्ग था जो कि संविधान का विरोध कर रहा था। वो उन राजाओं के पक्ष में ही ये जो प्रूसिया का राजा था वो भी मिल गया, और वो ये जब राजा का उसका ऑफर दिया गया, ऑफर को ठुकरा दिया कि हम राजा नहीं बनेंगे। वे अन्य राजाओं के साथ जाकर के मिल गया जो चाहते थे कि संविधान के अनुसार राजा शासन नहीं करेगा बल्कि अपने मन से शासन करेगा, डेपोस्टिक पावर होना चाहिए राजाओं को, ऐसा उसका मानना था। तो उसने ठुकरा दिया। अब हम लोग पढ़ेंगे अब जर्मनी इटली का निर्माण। आज हम लोग जर्मनी और इटली के बारे में जानते हैं, जो देश हैं उसके जैसा पहले देश नहीं था। वो एक ही देश जो था आपस मतलब अनेक टुकड़ों में बटा हुआ था, अनेक राजाओं का शासन चल रहा था। हम लोग पढ़ते हैं जर्मनी और इटली। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी फ्रॉम 1866 टू 1871, 1866 से 1871 के बीच जर्मनी का एकीकरण। अगर इन जर्मनी नेशनलिस्ट फीलिंग्स वेर वाइड स्प्रेड अमंग मिडिल क्लास जर्मन्स। जर्मनी में राष्ट्रीय जो भावनाएं थी वो मिडिल क्लास के जो जर्मन थे, मध्य वर्ग का जो जर्मन लोग थे, उनके बीच बहुत व्यापक रूप से फैल चुके थी, उनके विचार बन चुके थे। इन 1848 मिडिल क्लास जर्मन्स ट्राई टू यूनाइट जर्मन इनटू नेशन स्टेट बाय इलेक्टेड पार्लियामेंट। 1848 में जो मध्य वर्ग जर्मनी का था उसने कोशिश किया कि जर्मनी को नेशन स्टेट में बनाया जाए, मतलब जर्मनी को एक देश बनाया जाए आज की तरह जो आज बन चुका है। और वो भी किसके द्वारा भाई? इलेक्टेड पार्लियामेंट, लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से पार्लियामेंट बनाया जाए और उसके बाद पूरे देश, एक जर्मनी देश का निर्माण किया जाए। ये राजा लोग का जो शासन है अलग अलग, उसको खत्म किया जाए। दिस इनिशिएटिव ऑफ नेशन बिल्डिंग वाज क्रस्ड बाय मोनार्की। यह मध्य वर्ग के द्वारा जो कोशिश किया गया नेशन स्टेट बनाने का, उसको राजाओं के द्वारा, मोनार्की के द्वारा, मिलिट्री के द्वारा, और जो जंकर थे, जंकर के द्वारा कुचल दिया गया। अब सवाल उठता है कि जंकर कौन थे? बता देते हैं जंकर कौन थे। तो जंकर वेयर लार्ज लैंड ओनर्स ऑफ प्रूसिया। प्रूसिया के जो बड़े बड़े जमींदार लोग थे उन्हीं को जंकर कहा जाता था। प्रूसिया टुक ऑन लीडरशिप ऑफ मूवमेंट फॉर नेशनल यूनिफिकेशन। प्रूसिया के जो लोग थे मिडिल वर्ग के, उन्होंने नेशनल यूनिफिकेशन, राष्ट्रीय एकीकरण का जो आंदोलन था उसका नेतृत्व करना स्वीकार कर लिया। ऑटोमन बिस्मार्क एक नाम है, याद रखना होगा। ऑटोमन बिस्मार्क प्रूसियन चीफ मिनिस्टर, वो ये प्रूसिया के चीफ मिनिस्टर थे। तो उन्होंने क्या किया? जर्मनी डिजाइन यूनिफिकेशन प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ प्रूसियन आर्मी एंड गवर्नमेंट। उसने प्रूसिया की आर्मी और सरकार की सहायता से यूनिफिकेशन की प्रक्रिया, किस तरह से यूनिफिकेशन किया जाएगा, एकीकरण किया जाएगा, उसको उसने डिजाइन किया, कैसे कैसे किया जाएगा उसको बनाया। यूनिफिकेशन वाज अचीव्ड इन ओवर 7 years आफ्टर 3 wars विथ प्रूसिया, डेनमार्क एंड फ्रांस। कह रहा है कि ये जो एकीकरण यूनिफिकेशन की जो प्रक्रिया थी वो 7 वर्षों के बाद ये पूरा हुआ। इसके लिए 3 युद्ध लड़े गए। किन देशों के साथ? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ युद्ध लड़ा गया, डेनमार्क के साथ लड़ा गया और फ्रांस के साथ लड़ा गया। अब लोग पढ़ते हैं न्यू जर्मनी फोकस्ड ऑन मॉडर्नाइज। नया जो जर्मनी देश बनाया गया वो उस जर्मनी जो था उसने फोकस किया किस पर? कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ करेंसी, बैंकिंग, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम इन जर्मनी। जर्मनी का जो करेंसी था उसको आधुनिकीकरण किया गया, बैंकिंग व्यवस्था को आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन किया गया।
और लीगल और जुडिक्शन सिस्टम जो था, कानूनी प्रक्रिया जो थी, कानूनी व्यवस्था जो थी, उसको मॉडर्नाइज किया गया जर्मनी में। इस तरह से जर्मनी एक देश बना जो आज की तरह है। अब हम लोग पढ़ेंगे इटली का यूनिफिकेशन, इटली का एकीकरण, एक होना। ये हुआ था 1815 से लेकर के 1871 के बीच। इटालियंस वेयर स्कैटर्ड ओवर सेवरल डायनेस्टिक स्टेट्स एंड मल्टीनेशनल हैव्स वर एम्पायर। इटालियन जो थे, इटली जो था, उसमें अनेकों राजवंशों का शासन था और वहां पर एक मल्टीनेशनल बहुराष्ट्रीय साम्राज्य जिसका नाम था हैब्सबर्ग एम्पायर, वो भी उसका भी वहां शासन था। इटली वाज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट। इटली 7 राज्यों में बंटा हुआ था। ये कब तक? 19th सेंचुरी के मध्य तक ये 7 स्टेट्स में बंटा हुआ था। ओनली किंगडम ऑफ सार्डिनिया पिडमॉन्ट वाज रूल्ड बाय इटालियन प्रिंसली हाउस। केवल इटली का जो 7 राज्य थे उसमें केवल एक ही राज्य था जो इटली के मूल जो राजा थे वो शासन करते थे, वो था सार्डिनिया पिडमॉन्ट। नाम था सार्डिनिया पिडमॉन्ट। वहां केवल उसी राज्य पर ही इटली के जो प्रिंस थे शासन करते थे। नॉर्थ वाज अंडर ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग, सेंटर वाज रूल्ड बाय पोप एंड साउथ वेयर अंडर बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन। कह रहे कि इटली का जो उत्तरी भाग था वहां पर ऑस्ट्रिया के हैब्सबर्ग एम्पायर का शासन था। बीच का भाग जो था इटली का, उस पर पोप शासन करते थे, पोप का शासन था। और इटली का दक्षिणी भाग जो था उस पर स्पेन के राजा जो कि बर्बन फैमिली के थे उनका शासन था। इन 1830 जिप्सी मेजिनी ऑर्गेनाइज्ड ए प्रोग्राम फॉर यूनिफाइंग इटालियन रिपब्लिक। 1830 में मेजिनी नाम का एक क्रांतिकारी जो था उसने एक प्रोग्राम बनाया कि इटली का एकीकरण एक गणराज्य के रूप में किया जाए। मेजिनी, इटली का एकीकरण मेजिनी के द्वारा हुआ था। ही वाज फाउंडर ऑफ सेक्रेट सोसाइटी। मेजिनी जो था एक सेक्रेट सोसाइटी बनाया था जिसका नाम था यंग इटली। अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए गुप्त तरीके से काम करने वाली एक संस्था का निर्माण किया था जिसका नाम था यंग इटली। ये तो हो गया इटली का। अब हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ ब्रिटेन। फॉर्मेशन ऑफ ब्रिटेन पढ़ेंगे। फॉर्मेशन ऑफ ब्रिटेन। अब है मान ब्रिटेन का निर्माण। और देयर वाज नो ब्रिटेन नेशन बिफोर 18th सेंचुरी। 18वीं शताब्दी के पहले ब्रिटेन एक आज की तरह देश नहीं था। ब्रिटिश पीपुल्स वेर आइडेंटिफाइड बाय इथनिसिटी दैट इज कॉमन ओरिजिन और रेस सच एज इंग्लिश, वेल्स, स्कॉटिश और आयरिश। अंग्रेज जो लोग थे वे उनकी अलग अलग पहचान थी, अलग अलग धर्म के मानने वाले लोग थे, उनकी इथनिसिटी अलग अलग थी। और जैसे कि इंग्लिश, वेल्स, स्कॉटिश और आयरिश के रूप में बटे हुए थे। दे हैड देयर ओन कल्चर एंड पॉलिटिकल ट्रेडिशंस। इन सबका अपना अपना अलग अलग संस्कृति, कल्चर था, संस्कृति था और अलग अलग पॉलिटिकल ट्रेडिशन था। राज करने का अलग अलग परंपराएं थी। इन 1688 इंग्लैंड एस्टैब्लिश्ड एज नेशन स्टेट्स एंड टुक पावर फ्रॉम मोनार्की। याद रखना होगा यहाँ पर कि 1688 में इंग्लैंड में ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुआ था, गौरवपूर्ण क्रांति। गौरवपूर्ण क्रांति इसलिए कहा जाता है कि इस क्रांति में, इंग्लैंड में जो क्रांति हुई थी उसमें एक भी लोग मारे नहीं गए थे और राजा जो था लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए वो लोगों की बात मान लिया कि ठीक है, हम राजा आपके द्वारा बनाए गए संविधान के अनुसार ही शासन करेंगे, हम अपनी शक्तियों को सीमित करते हैं। इसलिए कोई उसमें खून खराबा नहीं हुआ था, इसलिए ग्लोरियस क्रांति कहा जाता है, जो कि 1688 में इंग्लैंड में हुआ था। याद रखना होगा। तो 1688 में इंग्लैंड नेशनल स्टेट का स्थापना हुआ और मोनार्की से जो सत्ता थी वहाँ की पब्लिक में आ गई। मतलब पब्लिक के द्वारा बनाए गए संविधान के अनुसार राजा शासन करता था, तो उस तरह से पब्लिक में शासन सत्ता आई।
जैसे कि आज है द एक्ट ऑफ यूनियन इन 1707 बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड फॉर्म्ड यूनाइटेड किंगडम। अरे कि यूनाइटेड 1707 में, याद रखना होगा 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन पारित किया गया इंग्लैंड में, जो कि इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच हुआ था। और इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के मिल जाने से ही यूनाइटेड किंगडम का निर्माण हुआ। आज का यूनाइटेड किंगडम का निर्माण हुआ 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन के द्वारा बनाए गए कानून के तहत। इंग्लैंड डोमिनेटेड स्कॉटलैंड एंड इट्स कल्चर। इंग्लैंड का डोमिनेंटी था स्कॉटलैंड पर हुआ और उसके कल्चर पर, संस्कृति पर भी हो गया। A new British nation, Britain, was formed with symbols such as British flag by Union Jack, national anthem that is God Save Our Noble King and English language। रहे कि इस तरह से एक्ट ऑफ यूनियन के तहत एक नया ब्रिटिश नेशन का निर्माण हुआ, ब्रिटेन का, जिसका ब्रिटिश झंडा जो कि जिसका नाम यूनियन जैक है उसको अपनाया गया। नेशनल एंथम, जिसके नेशनल एंथम है वहां पर क्या शुरू होता है, गॉड सेव आवर नोबल किंग, उसको अपनाया गया और इंग्लिश भाषा को अपनाया गया। इस तरह से ब्रिटेन का फॉर्मेशन हुआ, निर्माण हुआ, जो कि आज है। अब सवाल उठता है कि विजुअलाइजिंग द नेशन, राष्ट्रों को दिखाने की जो कलाकारों की, आर्टिस्टों की जो प्रक्रिया थी उसके बारे में पढ़ना है कि किस तरह से आर्टिस्ट दिखाया करते थे देश को। आर्टिस्ट इन 18th and 19th सेंचुरी पर्सनिफाइड ए नेशन। 18वीं और 19वीं शताब्दी में जो आर्टिस्ट थे वो देशों को एक व्यक्तिगत तौर पर दिखाने लगे, एक मानव के रूप में दिखाने लगे। नेशंस वेयर पोर्ट्राइड एज फीमेल फिगर विच बिकेम सिंबल ऑफ द नेशन। अब राष्ट्रों को एक फीमेल फिगर यानी औरत के रूप में दिखाए जाने लगे, जो कि देश का वो सिंबल हो गया। जिससे हमारे हम लोग कैसे दिखाते हैं भारत माता, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी अमेरिका का, उस तरह से जर्मनी, इटली, ये सब, फ्रांस, ये सब दिखाने लगे। फ्रेंच रेवोल्यूशन सोन लिबर्टी बाई ब्रोकन चेन। अब फ्रांसीसी क्रांति में याद होगा ही कि आजादी को दिखाया जा रहा था ब्रोकन चेन के माध्यम से, कि ब्रोकन चेन आजादी का ही प्रतीक था कि लोग आजाद हो गए। या रेड कैप, लाल टोपी पहनते थे, इसका मतलब कि हम आजाद हो गए, बिकमिंग फ्री। जस्टिस बाई ब्लाइंड फोल्डेड वुमन कैरिंग पेयर ऑफ वेक्स स्केल्स। और न्याय को दिखाया जा रहा था कैसे, ब्लाइंड फोल्डेड मतलब आंख पर पट्टी बंधी हुई महिला जो आंख हाथ में तराजू लिए रहती है, उसको न्याय के रूप में दिखाया गया, आज भी दिखाया गया है। फ्रांस सिंबल वाज द सिंबल फीमेल फिगर के रूप में दिखाया गया था, उसका नाम था मैरियनी। सी वाज करेक्टराइज्ड बाय आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड रिपब्लिक। और उसको उसे क्या विशेषता थी मैरियाना का, याद रखना मैरियनी का, कि आइडियाज ऑफ लिबर्टी और रिपब्लिक, गणराज, स्वतंत्रता और गणराज्य की विशेषता वो उसमें दिखाया गया था उस फिगर में। रेड कैप, ट्राई कलर कॉकेट दैट इज पार्ट ऑफ हैट। उसके हैट का क्या क्या पार्ट था, रेड कैप लाल टोपी, 3 रंग का तिरंगा, कॉकेट, ये सब उसका पार्ट था। मेरियने स्टैचू इन पब्लिक स्क्वायर सिंबलाइज नेशनल यूनिटी। अब ये मेरियने जो फ्रांस का था थी फीमेल फिगर, वो उसको स्टैचू चौक चौराहे पर लगाया जाता था पब्लिक स्क्वायर पर, इससे राष्ट्रीय एकता को दिखाई पड़ता था। और उसके जो इमेज थी सिक्कों पर लगाए जाने लगे, स्टैम्प पर लगाए जाने लगे, जिससे क्या हुआ, नेशनल आइडेंटिटी का पहचान था, मार्क था। इन जर्मनिया बिकेम एलेगोरी दैट इज सिंबल ऑफ जर्मन नेशंस। जर्मनी देश को दिखाने के लिए आर्टिस्टों के द्वारा जर्मेनिया फिगर को बनाया गया। जर्मनिया वाज पेंटेड बाय फिलिप बेल्ट इन 1848 में फिलिप बेल्ट के द्वारा जर्मनिया का पेंटिंग बनाया गया। इट वाज पेंटेड ऑन कॉटन बैनर। यह किस पर बनाया गया, सूती कपड़ा के बैनर पर यह बनाया गया जर्मनिया का। जर्मनिया वियर्स ए क्राउन ऑन ओक। जर्मनिया का फिगर जो है बुक में भी दिया होगा, आप लोग देख लीजिएगा। जर्मनिया वियर्स ए क्राउन ऑफ ओक लीव्स। जर्मनिया जो ताज पहनी हुई है वो ओक के
पत्तियों से ढकी हुई है, जिसका जो सिंबल है किसका, जर्मनी देश का जो ताकत है, मजबूती है, उसका वो सिंबल है, रिप्रेजेंटेड विथ इंपीरियल ईगल, ए हेम ब्रांच दैट इज साइन ऑफ पीस एंड ए बैनर। और ये सब मैंने जर्मनी का इस तरह से सिंबल था, हेम्प का ब्रांच था, शाखा थी, जो कि शांति का प्रतीक था, और एक बैनर था। स्वॉर्ड एक्सप्रेसेज एन आइडिया ऑफ डिफेंस एंड लीडरशिप। वो जर्मनी के जो हाथ में तलवार है, तलवार लिए हुए है, वो किसका है कि जर्मनी की जो सुरक्षा का दायित्व है वो जर्मनी के ऊपर है। वो डिफेंस को दर्शाया गया है, रक्षा को दर्शाया गया है, और नेतृत्व लीडरशिप को दर्शाया गया है। द ब्लैक रेड एंड गोल्ड फ्लैग रिप्रेजेंट फ्लैग ऑफ जर्मनी। जर्मनी का फ्लैग को रिप्रेजेंट कौन कौन करता है, ब्लैक रेड एंड गोल्ड। ये इस तरह के झंडे जो थे जर्मनी के फ्लैग को दर्शाते हैं। लूज सैकल्स दैट इज ए मेटल लिंक रिप्रेजेंटिंग फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस। है कि ये जो बेड़ी होती है, साइकिल में से होता है बेड़ी, वो टूटी हुई बेड़ी, खुली हुई बेड़ी, ये आज़ादी और फ्रीडम और इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता को दर्शाती है। इस तरह से ये हुआ। अब हम लोग पढ़ते हैं लास्ट फेज इसका, नेशनलिज्म एंड इंपेरिज्म, राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। ड्यूरिंग द 19th century, nationalist groups became intolerant of each other and always ready to go to war. 19th century के दौरान राष्ट्रवादी जो ग्रुप थे वर्ल्ड के, वे क्या हो गए, एक दूसरे के प्रति असहिष्णु हो गए, इंटोलेंट हो गए, और हमेशा एक दूसरे के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार रहते थे। द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871 वाज द एरिया कॉल्ड बाल्कन्स। सबसे यूरोप का सबसे राष्ट्रवादी तनाव वाला जो एरिया था वह था बाल्कन क्षेत्र, जो कि 1871 के बाद में बाल्कन क्षेत्र में बहुत ज्यादा तनाव बढ़ चुका था। देश जो थे आपस में लड़ने के लिए तैयार रहते थे। द बाल्कन वाज कंप्राइजिंग, अब बाल्कन में कौन कौन देश शामिल थे आज के, तो रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मेसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया, मॉन्टीनीग्रो, हुज इनहैबिटेंट्स वेयर नोन एज स्लेव। जहाँ के जो निवासी थे उनको स्लाव्स के रूप में जाना जाता, स्लाव कहे जाते थे। वन बाई वन इट्स यूरोपियन सब्जेक्ट्स नेशनलिटीज ब्रोक अवे फ्रॉम इट्स कंट्रोल एंड डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंट। एक एक करके यूरोपियन जो राष्ट्रवादी जो लोग थे इसके नियंत्रण से आजाद होते गए, तोड़ते गए, और अपने आप को आजाद घोषित करते गए, मतलब देश आजाद घोषित करते गए। द बाल्कन एरिया बिकेम एन एरिया ऑफ इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट। बाल्कन जो एरिया था बहुत ज्यादा विद्रोह का, तनाव का क्षेत्र बन चुका था। द बाल्कन स्टेट्स वेयर जेलस ऑफ ईच अदर एंड ईच होप्ड टू गेन मोर टेरिटोरी एट द एक्सपेंस ऑफ ईच अदर। बाल्कन जो राज थे एक दूसरे से ईर्ष्या किया करते थे, जलते थे, और हर देश चाहता था कि हम एक दूसरे की टेरिटरी को हड़प ले, उस पर कब्जा कर लें। बट द आइडिया दैट सोसाइटी शुड बी ऑर्गेनाइज इनटू नेशन स्टेट केम टू बी एक्सेप्टेड एज नेचुरल एंड यूनिवर्सल। लेकिन नेशन स्टेट का जो विचार था समाज के द्वारा अपनाया गया और उसको स्वीकार किया गया कि ये नेचुरल और यूनिवर्सल है, यह प्राकृतिक है, जो लोग हैं वो देश उनका है, वो उसमें जो करना है करें। इस तरह से यह चैप्टर आज खत्म हो गया। द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ये चैप्टर खत्म हुआ। 3 पार्ट में मैं इस वीडियो में दिखाया, सबका नोट्स भी बना करके भेज दिया हूँ। इससे आप लोग से आग्रह है कि आप नोट्स को बना लेंगे। इसके बाद मैं इसे MCQ विथ आंसर के साथ कुछ भेजूंगा। इस सबका नोट्स होना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।